सारा आकाश पूर्वाध चैप्टर 3। वन में लगी भयंकर आग की तरह यह समाचार सारे घर में फैल गया कि समर प्रभा से नहीं बोला। दोनों हाथों से सिर पकड़े, कूनियों को घुटनों पर रखे, मैं अपने कमरे की देहली पर बैठा बैठा जाने क्या क्या सोचता रहा। मन में ऐसी उदासी थी जैसे अभी भी लाश फूंक कर आया हूँ। सांझ की छाएं अब कोनों अंतरों की ओर से बाहर निकल निकल कर फैलने लगी, लेकिन उदासी थी कि अंधेरे के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। लग रहा था जैसे आगे एक महाशून्य का अंधा सागर ठांटे मार रहा है। अब मैं क्या करूं? सुबह से कई लोग पूछ चुके थे, शायद प्रभा से भी पूछा हो, लेकिन दोनों ने ऐसी अनिच्छा का भाव दिखाया कि फिर पूछने की किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ी। भाभी ने पहले व्यंग में प्रश्न किया, फिर गंभीरता से जानना चाहा। अम्मा ने भी पूछा, लेकिन सबको मैंने टाल दिया। सारा दिन मैं मुंह छिपाता इधर उधर भटकता ही रहा। मैं अपनी उस तथाकथित पत्नी से नाराज था, लेकिन यह भी जानना चाहता था कि सुनूं उसने मेरे खिलाफ क्या क्या कहा है। अभी तक तो कुछ भी सुनने में नहीं आया और इसी को मुझे आश्चर्य था। लगा उससे घरवाले भी कुछ नहीं निकाल पाए। जो भी उन्होंने चाहा वह सब मेरे ही व्यवहार से। कभी कभी तो मैं चौंक उठता कि यह सब कहीं मुझे प्रभावित करने का ढंग तो नहीं है, लेकिन मुझे अब एक ऐसी तटस्थ निराश शक्ति भी अपने भीतर महसूस हो रही थी जैसे अब घर में कोई मेरा कुछ नहीं लगता। अगर वह सबसे कुछ ना कहती फिरती तब भी शायद क्या नया नहीं लगता। बाबूजी ने अत्यंत गूढ़ रहस्य जाने की मुद्रा में पूछा, कुछ खास बात हुई क्या? मैं चुप रहा। फिर उन्होंने पूछा, लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई? उस समय तो मेरा साहस ही डगमगा गया जब मुन्नी आई। बाबूजी ने बुलाया है। बाबूजी ने क्यों बुलाया है? मरे मरे कदमों से मैं वहां गया। बाबूजी के सामने पढ़ने से मैं हमेशा ही डरता हूँ। यूँ इधर 3-4 साल से उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन शरीर पर पड़ी हुई पुरानी नीलें आज भी ताज़ा हो जाती है और ये यादें ही उनके आतंक को जैसे दिन दुना रात चौगुना बढ़ा देती है। किस समय वे क्या करेंगे कोई ठिकाना नहीं। जिन दिनों वे मुझे मारते थे उन दिनों तो एक अल्हड़ और जिद्दी निश्चिंता रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पीट ही तो देंगे। हॉकी फुटबॉल में भी तो चोट लग जाती है और हम उसे सहते हैं, लेकिन इधर एक अजब रहस्यमय खौफ आ गया था। अपनी किसी गलती पर जब मैं पीटे या डांटे जाने की आशंका करता और वे टाल देते तो लगता जैसे मेरे खाते में जाने कितनी सजा इकट्ठी हो गई है। नतीजे कि मैं उनसे कतराने लग गया। डरना तो मेरा स्वभाव ही बन गया और मैं मन में चाहे जितना विरोधी और विद्रोही बनूं, बाबूजी का आतंक मेरी नस नस में इस तरह समा गया कि उनके सामने जबान ही नहीं खुलती थी। मन ही मन कुड़ते हुए वह जो कुछ भी कहते बस मैं कर ही देता था। बहुत डरते हुए मैंने भी अपनी बातों के जवाब में एक भाषण तैयार किया। वे चुपचाप फर्शी पीते हुए अत्यंत गंभीर दार्शनिक की मुद्रा में बैठे होठ टेढ़े करते हुए धुआं निकाल रहे थे। आसपास की खाली कुर्सी और मूड़े देखकर लगा जैसे अभी अभी कुछ लोग उठकर गए हैं। उन्होंने बौएं के संतेक से बैठने को कहा तो मेरा साहस धुएं की तरह उड़ गया। मैं जैसे तैसे चुपचाप किनारे पर बैठ गया। क्या बात है, बहू तुझे पसंद नहीं आई? अत्यंत मुलायम शब्दों में उन्होंने पूछा। शब्दों की मुलायमियत से मैं चौंक गया। अपने भाषण का एक एक शब्द फिसलता लगने लगा। मुझे चुप देखकर उन्होंने फर्शी का एक लंबा सा कश खींचा और धुआं घूंटते हुए पूछे, साफ बताना, इसमें झिझक की क्या बात है? सुनते हैं तो उससे बोला भी नहीं। मैं चुपचाप हथेली फैलाकर हाथ की लकीरें देखता रहा। सारे सोचे हुए सवाल जवाब दिमाग से निकल गए। मन में एक आर्द्र उच्छ्वास सा घिर आया। अब बाबूजी ने हुंकार भरकर कहा, यह भी तो सोचो कि वह बेचारी पराई लड़की किस बूते पर आई है। कोई घर में आता है तो इस व्यवहार के लिए क्या कहेगी घर जाकर? माना कि शादी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन बेटा यह लोक व्यवहार है और जो हो जाता है निभाना ही पड़ता है। मान लो कि अचानक मेरे फूट फूट कर रोने की आवाज़ से उनकी बात बीच में ही टूट गई। सच पूछो तो इस सच्चाई के लिए मैं खुद भी तैयार नहीं था, लेकिन बाबूजी को उन बातों के सामने पता नहीं क्यों मैं रोक नहीं पाया। मैं बच्चों की तरह रो रहा था, मुट्ठियों से पिछले हिस्से से आंखों और नाक को रगड़ने लगा। और जब उन्होंने समझाने के स्वर में कहा कि जाओ ऐसा लड़कपन नहीं करते, तो मैं चुपचाप चला गया। अपने पढ़ने की कोठरी के दरवाजे पर बैठा बैठा मैं बड़ी देर तक निरुद्देश्य जाने पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। बस वही बेसिर पैर की बातें। इस सारे कांड में मुझे अपनी गलती दिखाई नहीं देती थी। यह शादी मेरे उच्च आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं के लिए जहर थी। यह जानते हुए भी कि कहीं आशा थी कि चलो लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, हम लोग एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, बनने में मदद देंगे। चाहता तो मैं भी सुहागरात के दिन उसे खींचकर पलंग पर डाल देता, अंधाधुंध उसके रूप का बखान करता, या बिल्कुल जाहिलों की तरह कोई तोता या बिल्ली जैसे ले जाता है एन मौके पर क्रोध में उसे मारकर जिंदगी भर के लिए अपना रौब गालिब करता। लेकिन मैंने तो चाहा था कि पढ़े लिखे, सभ्य और शिष्ट आदमी की तरह मैं यह सब नहीं करूँगा।
सबसे पहले उसे बाकायदा अपना परिचय दूंगा और उसका परिचय पूछूंगा। फिर उसे अपने सपनों, महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताऊंगा। उसे समझाऊंगा कि जीवन और जगत के बारे में मेरे क्या विचार हैं। यह सब अच्छी तरह उसे समझाने के बाद मैं नम्रता के साथ पूछूंगा, कहिए इन सब में आप कहाँ और किस तरह मेरी सहायता करेंगे। लेकिन इन सब की तो उसने अपने व्यवहार में गुंजाइश ही नहीं रखी। वहाँ ऐसा मौका ही कौन सा था कि मैं ये सब कह पाता। नहीं, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। बाबूजी व्यर्थ में मुझे में सारा दोष दे रहे हैं। अचानक किसी ने भीतर से पूछा। मैं उससे नहीं बोला। यह बात बाबूजी को कैसे पता चली? मैं चौंक गया। हाँ ठीक ही तो है, उनसे यह बात किसने कही? मैंने तो नहीं कही थी, उसी ने कहा होगा। मुझे तो सुबह से आश्चर्य हो रहा था कि क्यों वह इतनी महत्वपूर्ण बात और को इतना तुच्छ बनाकर उड़ा रहे हैं। क्यों नहीं उसने किसी से कुछ कहा? लेकिन उसके बताए बिना कोई जान ही नहीं सकता था। आखिर औरत है ना, अम्मा से चाहे ना कहा हो, मुन्निया भाभी से तो कहा होगा। मुन्निया भाभी से मालूम करूं? नहीं नहीं, यह पूछना तो मेरी कमजोरी होगी। फिर झट से उसके कान में जाकर बात पिरो देगी तो सोचेगी कितना कमजोर आदमी है। अभी तो उसने मेरी मजबूती की एक ही झलक देखी है। लाला जी क्या सोच में डूबे हो? तभी जाने कहाँ से भाभी निकल कर आ गई। तुम्हारी शादी ना हुई, लगता है दुनिया भर की चिंताओं का बोझ ही तुम्हारे ऊपर आ गया। माथे पर हाथ रखे क्यों बैठे हो? सिर विर में दर्द है क्या? कोई देखे तो क्या समझेगा? जाने किसी लड़के लड़की की शादी करनी है तुम्हें? मैं चौंक गया, जैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया। अपनी चिंताओं और दुखों को दिखाना तो भीतरी कमजोरी है। संभल कर कहा, कुछ भी तो नहीं भाभी, सोच साच तो नहीं रहा, यूं ही बैठा हूँ। मुझे लग रहा था जैसे घर का एक एक आदमी या हर मिलने वाला अपनी बातचीत या हरकत से सिर्फ इसी ओर संकेत करता हो, और इसी संकेत की चुभन या उसकी जवाबदेही से मैं बुरी तरह भयभीत हो गया। लाला जी बनो मत, दिखता तो सभी को है। दिन छिप गया और ना तुम्हें खाने की सुध है ना पीने की। इसके बाद कुछ शैतानी से मुस्कुरा कर बोली, क्यों बनी नहीं क्या? उनके मजाक को समझते हुए भी मैं गंभीरता से जवाब दिया, और भाभी बन भी नहीं सकती। घमंड तो मैं अपने सगे का भी नहीं सह सकता, चाहे कितना भी खूबसूरत या पढ़ा लिखा हो। ऐसे घमंड को यहाँ जूती पर रखते हैं। आज भी नहीं कह सकता कि इतनी जोर से मैंने बाबूजी का बात का जवाब दिया, घर में कहीं बैठी प्रभा को सुनाया या सिर्फ भाभी से ही बात कही। सो तो बात हमें भी लगती है लाला जी। भाभी ने उधर उधर शंकित निगाहों से देखते हुए धीरे से कुसुर फुसुर करके कहा। प्रभा में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई और खूबसूरती को लेकर गुमान तो है। मुझसे पूछो तो ऐसी कोई परिजादी भी नहीं है। यूं अपनी उम्र पर खूबसूरत कौन नहीं होता। हम नहीं थे, अम्मा जी नहीं थी, और कहने के साथ ही वो अपनी बात पर ही लजा गई। मैंने उपेक्षा से सिर झटका। ऐसी खूबसूरती है तब तो यह हाल है, और सचमुच खूबसूरत होती तो पता नहीं दिमाग का क्या हाल होता। और मैं जोर से ही बोला ताकि वह भी सुन ले। भाभी मेरी बात शायद समझ गई, खुशामद से बोली, तुम्हारे हाथ जोड़ू लाला, जरा धीरे बोलो, नहीं तो कोई जराज में क्या समझेगा कि तुम्हें मैं उल्टा सीधा सिखा रही हूँ। सिखाने की क्या बात है भाभी, क्या मैं नहीं समझता? अंधा तो नहीं हूँ। कहता था कि मुझे इस कुएं में मत डालो मत डालो, पर तब तो तुम्हें भी जिद चढ़ी थी कि इसके गले में ही फांसी का फंदा क्यों ना पड़े। बताओ अब मैं क्या करूं? अच्छा छोड़ो लाला जी, तुम भी जरा जरा सी बातों में सिर खपाया करते हो। स्नेह और आत्मीयता से भाभी बोली, चलो खाना खा लो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भी खून गर्म है और वह तो अभी बच्ची है, मैं समझा दूंगी उसे। तभी उसे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, पर सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है ना कि वो अपने आप को क्या समझती है। हमें तो बात करने के लायक ही नहीं मानती। कोई आए कोई जाए, ना घूंघट ना पल्ला, बस किताब ले आई है अपने घर से, उसे ही पढ़ती रहती है, और तो कुछ लाई नहीं है। जो लाई है सो पढ़ाई का बहुत दिखावा है। खैर लाला जी, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई इसके आगे क्यों बर्बाद करते हो? फिर भाभी थोड़ी देर चुप रही, फिर सोचती हुई बोली, कल सुबह का खाना वही बना रही है। तुम्हारे भाई साहब तो कहते हैं खाना क्या बनाती है, अमृत बनाती है। उंगली चाट चाट कर खाओ तब भी संतोष नहीं होगा। उन्हें क्या पता है? मैं सहसा पूछ बैठा। भाभी कुछ चौंकी, फिर साधारण बात की तरह कहा, देखने गए थे ना तो खा आए होंगे, तभी तो तारीफ के मारे घर भर दे रहे हैं। कल तुम ही देख लेना। फिर मुड़कर चल दी। अच्छा आओ, तुम्हें मेरी कसम, 2 रोटियां खा लो, मैं चलकर परोस रही हूँ। सुबह से ही घर का वातावरण मुझे इतना बोझिला, दम घोटू, उबाने वाला लग रहा था कि खाना तो क्या, पीने की भी इच्छा नहीं थी। पर अब भाभी से बातें करके पता नहीं क्यों मन हल्का हो गया। चुपचाप रसोई घर में चला गया। रात को फिर अम्मा बाबूजी ने अप्रत्यक्ष और मुन्नी तथा भाभी से साफ साफ मुझसे आग्रह करके कहा, ऐसा होता ही रहता है, इस घर की बातों पर जिंदगी भर के लिए लड़ा जाता है क्या? इसके साथ साथ भंवरे डाले हों, उसे तो निभाना ही पड़ेगा। आखिर वह बेचारी क्या करे, कसूर उसका भी तो नहीं है। ऐसे मौक़ों पर माफ़ कर देना ही ठीक है। 2 दिन बाद उसके भाई उसे लेने आएंगे। क्या कहेगी घर जाकर हमारे बारे में? सारी बिरादरी में बदनामी होगी सो अलग, संबंधों में भी तनाव आ जाएगा।
अब तो माफ़ी मांग लेगी। पर इस सारे वातावरण में मुझे ना जाने कैसी जिद आ गई। मैंने भी मुन्नी से साफ कह दिया, आप लोग मुझे रात को यहाँ सोने देना चाहते हैं तो सोने दीजिए, नहीं तो दिवाकर या किसी दोस्त के यहाँ चला जाऊंगा। लाला जी, जब तुम्हें जिद चढ़ जाती है तुम किसी के नहीं मानते। अब तो यह कोई बात हुई? कभी कभी तो बड़ों का भी कहना मान लिया करो। नहीं भाभी, एक कहना मान कर तो सुख पाया, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। उन सारे लोगों की बातों में जाने अस्पष्ट सा क्या था कि मेरे हट को बढ़ाए चला जा रहा था। कल की घटना कई गुना बढ़कर सामने आ रही थी। तभी मैंने देखा दरवाजे पर कोई छाया सी थी, वही द्वार के पास खड़ी होगी। भाभी ने देखा तो पास जाकर उसके कान में ले जाकर बोली, क्या लाई हो दूध? अरे तुम क्यों लाई, कोई और नहीं था? अरे मुन्नी बीबी भी गजब करती है, नई बहू को 2 दिन बैठने दिया होता कि दूध लेकर भिजवा दिया, खुद जरा सी तकलीफ कर लेती। ठीक है, अब यहाँ तक आई गई हो तो दे दो, शर्म काहे की। तभी भीतर दूर से आवाज आई, भाभी अम्मा बुला रही है, सुबह के लिए दाल कितनी भिगोनी है बता दो तो। मुन्नी थी। अच्छा आई। मेरी ओर रहस्य से मुस्कुराती भाभी चली गई। धीरे से उसे कहती गई, माफी मांग लो, ऐसी बातों में क्या फायदा, तुम ही छोटी बन जाओ। फिर वही रात वाला कमरा, लाल डोरी में गहले नीले रंग का बल्ब खूंटी के पास जल रहा था। अजब सपनीला सा वातावरण था। मैं बल्ब की ओर ऐसे ही देख रहा, चुपचाप बैठा रहा, जैसे सारी दुनिया से बेखबर कोई गंभीर बात सोच रहा था। मगर मेरी सारी चेतना दरवाजे पर सिमट गई। हाथ में ग्लास, रेशमी साड़ी वाला आधा शरीर दिखाई दे रहा था। मैं मनी मन उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहा था कि अभी वह आकर मुझसे माफ़ी मांगेगी, दूध पी लेने के लिए आग्रह करेगी। मैं उसे माफ़ कर दूंगा। घर आकर हमारे बारे में क्या कहेगी मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। उसे पता ही लग गया था कि आदमी कितना जिद्दी है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इतनी देर हो गई। मुझे यहाँ बैठना भद्दा लगने लगा। मैं झटके से ऐसे सचेत हुआ जैसे सोचते सोचते कोई बात याद आ गई और सहसा चौंक उठा। फिर भी घुटनों पर हाथ रखे ऐसे बैठा रहा, बस जैसे उठने ही वाला हूँ। और तब खड़ा होकर द्वार की ओर इस तरह चलने लगा जैसे मुझे पता ही ना हो कि वहाँ कौन खड़ा है। निहायत लापरवाही से उसे स्पर्श से बचता हुआ मैं द्वार से निकल गया और वह दूध लिए बस वैसे ही खड़ी रही। बाहर आते समय भर्राए कंठ की झिझकती आवाज़ सुनाई दी, सुनिए। पर जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं और मैं धड़धड़ाता हुआ बाहर आ गया, जैसे मुझे किसी की चिंता ही नहीं है। आज फिर वही छत पर खुला आसमान तना था। उस रात मैंने 2 निश्चय किए। एक, अब चाहे मैं अपनी ओर से वह बोले या ना बोले, मैं तो नहीं बोलूँगा। भरकस कोई संबंध नहीं रखूँगा, ना कोई इस तरह की कमज़ोरी दिखाऊँगा। दूसरे, मैं खूब ध्यान से पढ़ूँगा और अपने पुराने कार्यक्रम पर इस तरह लौट जाऊँगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। एक बुरा सपना देखा था, बीत गया। सुबह खाना बना, ना बोलने का निश्चय, बस मेरा ऐसा ही था। लेकिन रात का यह निश्चय कि उससे कुछ संबंध नहीं रखूँगा, अब अपनी कुछ ज्यादती ही लगने लगा। ना बोलूँगा और ना अपनी ओर से झुकाव दिखाऊँगा, यह तक तो ठीक था। लेकिन उसके हाथ का बना खाना कम से कम एक बार देखने के लिए ही सही, खाने में कोई बुराई नहीं लगी। हाँ जाऊँगा, तब तक कोई खुशामद नहीं करेगा तब नहीं जाऊँगा। वह तो खैर करेगी ही क्या, काश उसके हाथ की रसोई को पहले मुझे ही खाना था। यूँ घर में विवाह के जितने भी रीति रिवाज हो रहे थे उनसे मुझे कोई मतलब नहीं था। रोज पड़ोस पास पड़ोस की औरतें की फौज आ जाती। 3 बजे से रात को 11 बजे तक बुरी तरह ढोलक पीटी जाती। बाद में अंजलियां भर भर कर मुंदी के लड्डू बताशे बांटे जाते। मुन्नी का तो गाते गाते गला ही पड़ गया था। भाभी बड़ी बुढ़ियों के पैर लगते लगते और उनके लिए पान लगाते लगाते बुरी तरह झल्लाने और बड़बड़ाने लगी थी। ऐसे में अकेली कमरे में चुपचाप कोई किताब पढ़ती या अपनी समस्यों के साथ जो उसे देखने या मिलने आई होती बातें करती प्रभा के पास वे पानों की डलिया और पानदान रख जाती। और जब कभी कोई सुन आती कि छोटी बहू बड़ी से ज़्यादा सुंदर है, सलीकेदार है, शिष्ट है, तो आकर अपने आप से बोलती, तुमने अभी तक पान नहीं लगाए बहू? वहाँ मौसी जी और अम्मा जी मेरी जान खाई जा रही है कि ला पान ला, लाओ मैं ही लगा दूँ जल्दी जल्दी, तुम नई बहू हो ना सो लजा रही हो। और फिर 2-4 लगे हुए पानों को ले जाकर बाहर वालियों की बातों में शामिल हो जाती कि शादी में कितना कम मिला हमें। मैंने भाभी से साफ कह दिया कि खाना ही क्या, मैं उसके हाथ की कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगा। मैं असल में देखना चाहता था कि वे क्या कहती है। इतनी देर में अम्मा ने कहा, नहीं भैया ऐसा नहीं करते, यह तो घर की रीत है, अन्न देवता का अपमान नहीं किया जाता। और इस सारे कांड में अम्मा ने पहली बार मुझे समझाया। यह मुझे आश्चर्य था कि वो मुझे डांट क्यों नहीं रही है। कभी कभी तो घर वालों की इस अप्रत्याशित शालीनता को देखकर लगता था जैसे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें उन्हें खुशी ही है। लेकिन बात बात पर डांटने वाली अम्मा चुप थी। बस कभी कभी मौसी से बहुत धीरे से कहती, क्या बताएं पूनो, हमारा तो शादी का सारा हौसला ही खत्म हो गया। और गहरी सांस लेकर मानो शेष बात को दबा जाती।
जब मुझे खाना खाने को बुलाया गया तो रसोई में मुन्नी, अम्मा, भाभी और अमर वगैरह सब बैठे थे। रसोई घर में खाना बनाने और खाना खाने की जगह को बांटने के लिए छाती के बराबर ऊंची एक ईंट की दीवार रखी थी ताकि बड़े बूढ़ों को पर्दा बना रहे। वह उसकी आड़ में बैठी थी। मैं यह सब नहीं देख सका कि वह कैसे बैठकर खाना बना रही है, लेकिन थाली परोसते या थाली में कटोरियां चुनते हुए मुझे हाथ दिखाई दिए। अब मानो मैं पहली बार देख रहा था उन गोरे हाथों को। हथेलियों और नाखूनों पर मेहंदी लगी थी। 2 उंगलियों में सोने के नए डिजाइन की नौकेदार लंबी लंबी अंगूठियां थी। एक हाथ में सोने की चूड़ियां थी, कांच की चूड़ियों के बीच में, और दूसरे में काले रेशमी फीते से बंधी छोटी सी रिस्ट वॉच। मुझे लगा जैसे हाथ काफी सुंदर है, उंगलियां पतली पतली और नाजुक है। पहली बार उसका चेहरा भरपूर देखने का मन हुआ। साथ ही अपनी उस सारी बेवकूफ़ी पर, एक्टिंग पर भी गुस्सा आया। कांपते 2 हाथों ने थाली बढ़ाई तो भाभी ने संभल कर मेरी ओर सरका दी। सब लोग चारों ओर से झुक आए जैसे मैं कोई जादू करने वाला हूँ। थाली में 2 तह की हुई पतली पतली छोटी छोटी 2 रोटियां, 3 साग, 1 दाल, रायता, 2 चटनी, पापड़, अचार। देखकर तो भूख से मुंह में पानी आ गया। मुस्कुराते हुए मुंह का पानी सटका और थाली अपनी ओर सरका ली। बड़ी नज़ाकत से पहला टुकड़ा लेकर दाल में डुबोया। सबको उत्सुकता थी कि मैं खाने की प्रशंसा किन शब्दों में करूंगा, लेकिन जैसी ग्रास मुंह में रखा मैंने तो उसे बाहर ही थूक दिया। बाहर ज्यों का त्यों मुंह नीचे करके सारा उलट दिया। आंखों में बुरी तरह पानी आ गया। क्या हुआ? सब मेरी तरफ देखने लगे। लगा जैसे प्रभा के हाथ से बेलन ही छूटकर गिर गई। हुआ मेरा सिर। दाल कड़वी जहर कर रखी है, मुझे नहीं खाना यह 56 भोग। मैंने शहीदों की तरह झुककर एक टुकड़ा तोड़कर माथे से लगाया और फिर जोर की ठोकर थाली में मारकर उछलती कटोरियों को बिना पीछे मुड़े देखकर मैं बाहर आ गया। शायद रुआसी सी आवाज में मैंने सुना था, मैंने तो चख ली थी दाल। खूब बावेला मचा। बहू खाना बनाना नहीं जानती, अब तो यह भी सिखाना होगा। भाभी ने ताना कसा। दिखाते वक्त किसी को क्या पता था कि खाना किसने बनाकर खिलाया है। बड़ी चली थी रिस्ट वॉच पहनकर खाना बनाने। बोलो, घड़ी का तुम चूल्हे में क्या करोगी? या तो फैशन ही कर लो या काम ही कर लो। अरे पहली बार तो ठीक से बनाकर खिला देती, अब चाहे अमृत ही बनाती रहो। यह बात तो अब आने से रही। अम्मा ने भी बड़बड़ाहट से कहा। बड़ी आई दाल तो मैंने चख ली थी। अरे तुम्हारे यहाँ नीरा नमक खाते होंगे, हमें क्या मतलब, जरा कम ही डाल देती। दोबारा मांगने में कौन सी इज्जत जाती है। लो अब इन्हें यह भी सिखाओ। हमें तो शादी में कुछ भी नहीं मिला, ना लड़की और ना ही मिली। न जाने क्यों बस मुन्नी चुप थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो प्रभा की तरफ है। दूसरे दिन उसके भाई आए और उसे ले गए। जिंदगी में थोड़ी सी हलचल आई, चर्चा हुई, फिर पहले जैसी गति आ गई। दूसरे दिन ही रसोई से उठने वाली घी और पकवानों की खुशबू बरसों पहले की बात हो गई।